एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 186 यानी 186 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, यहाँ पे ड्रीम रेलम का सीन चल रहा था। फेंगयॉन ड्रीम रेलम के अंदर था और यहाँ पे जो उसकी सोल थी, कभी 10 मिलियन मैन सोल हुआ करती थी, लेकिन ये जो थीविंग हेवन का ड्रीम रेलम था, इसको एक्सप्लोर करने के चक्कर में भाई की पहले सोल 5 मिलियन मैन सोल बची, फिर उसके बाद अब 1 मिलियन मैन सोल ही बची है। और अभी वो ड्रीम रेलम के अंदर ही है, जहाँ पे थीविंग हेवन का ही सीन चल रहा है और फेंगुआ सिर्फ यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहा है। देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। लास्ट एपिसोड में जो ग्रैंडसन था, ग्रैंडसन कह दिया सॉरी, क्योंकि जो अपना ग्रैंडपा शाह था या शाह श्याओ जो भी कह लो, इसको ग्रैंडपा शाह कहते हैं हम। ये जो शाह श्याओ था, इस बंदे ने क्या करा, अपने ये जो थीविंग हेवन, इसको इतना फोर्स करा कि इसको ग्रैंडपा बोले, और ग्रैंडपा बुलवा कर भाई इसके पास वो ट्रेजर मैप भी था और इससे बोल दिया कि जा अपने क्लैन में वापस लौट। और लौटते वक्त इसको रास्ते में ना बहुत सारे बीस्ट मिल गए थे जो कि वुल्फ वाले टाइप के थे, और इससे बच के अब इसे अपने क्लैन को वापस लौटना था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो पाएगा और क्या नहीं। धमकी तो दे दी थी भाई अपने ग्रैंडपा शाह की, देख ले सही से करेगा तो बचा रहेगा, नहीं सही से करेगा तो देख ले मारा जाएगा। मेरे क्यूट ग्रैंडसन, ये उसकी लास्ट लाइन थी। अब आगे देखते हैं। शाओ शाह का फिगर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, बट यंग थीविंग हेवन के कानों में उसकी जो वॉइस थी गूंज रही थी, एकदम एको कर रही थी। उसकी बात खत्म, यानी उसके कानों में ना वो बस चीज़ों को एको कर रही थी, एको एको आवाज़ आ रही थी कि जैसे सुनाई दे रहा है, बस वो दिखाई नहीं दे रहा अपना जो ग्रैंडपा शाह था। देखते हैं, उसकी बात खत्म होती है और एक सैंड ड्यून के पीछे से कुछ डिज़र्ट वुल्फ सीधा बाहर एकदम रश कर देते हैं। ये डिज़र्ट वुल्फ का एक मतलब एक शॉर्ट थिन फर वाले मतलब कलर में थे और पेल ब्राउन टाइप के थे, और साइज़ में ना ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट ये एक्सट्रीमली फ्रियोशियस थे, यानी एकदम अटैक करने वाले खूंखार बीस्ट थे। उन्होंने एक शार्प हाउल निकाला और अटैक सिग्नल के लिए, मतलब और भी जो वुल्फ थे उनके साथ, उनको अटैक सिग्नल दिया कि अटैक करो इस पर, और तेज़ी से यंग थिविंग हेवन की तरफ चार्ज कर गए। यंग थिविंग हेवन बिल्कुल हिला भी नहीं यहाँ पे, वो बस ये देख रहा था कि उसके वो जो वुल्फ है उनके बीच में जो डिस्टेंस है काफ़ी फ़ास्ट श्रिंक हो रहा है। यानी एक तरीके से होता है ना कि जब सामने से कोई बहुत खतरनाक चीज़ अटैक करती है, तो किसी-किसी के साथ होता है कि उसके पैर एकदम जाम हो जाते हैं। जैसे ड्रीम के अंदर कभी कुछ होता है तो बंदे के पैर ही जाम हो जाते हैं, भाग ही नहीं पाता वो। तो वैसा ही सीन था। फेंग युआन 1 सेकंड के लिए एकदम हिल गया ये देख कर के भई ये क्या सीन है? वो फिर तुरंत ही रिएक्ट करता है। उसने अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत सोचा और जल्दी से यंग थिविंग हेवन की बॉडी को वापस से कंट्रोल लेने का ट्राई करा। जैसे ही उसने एक्सपेक्ट किया था, उसको फिर से बॉडी का दोबारा से कंट्रोल मिल गया। यानी पता है क्या है? ये ड्रीम रेलम ना फेंगयुआन को टेस्ट कर रहा है कि जो थिविंग हेवन है और फेंगयुआन है, ये थिविंग हेवन, फेंगयुआन मतलब एक जैसी सोच रखते हैं कि नहीं? यानी थिविंग हेवन कैसे बचा था उस टाइम पे और फेंगयुआन कैसे बचता है इस टाइम पे? वो पता कर रहा था। देखते हैं, फेंगयुआन तुरंत ही भागना स्टार्ट करता है और साथ में अपनी प्राइमेसी को चेक करता है कि कोई गोवर्म है क्या नहीं, फाइट कर सके जिसके लिए। तभी एक सैंडपिट गू, जो एक मतलब एक स्मोक गू की तरह दिख रहा था, क्लियर वाटर गू, यहाँ पे 3 तरह के गू से दिख रहे थे। एक एक मतलब स्मोक टाइप का गू था, सैंडपिट वाला गू, एक स्मोक गू और एक क्लियर वाटर गू। ये थे ग्रीन कॉपर प्राइमल एसेंस में भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत बचा था, यानी ज़्यादा खत्म नहीं हुआ था, लेकिन बचा था एक्टिवेशन के लिए तो था। वो कूल वाइंड गू और बाकी सारे गू जो उसने इतनी मुश्किल से गैदर किए थे, वो सब यहाँ पे गायब हो चुके थे। यहाँ पे कुछ नए गू ही से मिल गए थे, यानी जो बताया ना वैसे टाइप के। फेंगयुआन सोच में कहता है, लगता है शा श्याओ नहीं चाहता कि वो स्मॉल ओएसिस या वेल एक्सपोज हो जाए, इसलिए उसने थीविंग हेवन से सारे उसके रिलेटेड जितने भी गू थे या क्लूज थे वो सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। फेंगयुआन ने आगे कहा, डैम इट, क्लियर वाटर गू यहाँ बिल्कुल काम नहीं करेगा। सिर्फ सैंडपिट गू और ये जो चिमनी स्मोक टाइप का जो गू है, यही रिलाय कर सकता हूँ, इसके ऊपर यही काम करेगा। फेंगयुआन ये सोच ही नहीं रहा था कि उसने अचानक अपने जो सर है, उसके पीछे कुछ स्ट्रॉन्ग सी वाइंड फ़ील करी। ऐसा उसने लगा कि कुछ उसके पीछे है। बिना सोच समझ के उसने तुरंत ही लेफ्ट साइड पर जंप मारा। नेक्स्ट मोमेंट एक डेज़र्ट वुल्फ बिल्कुल उसकी जगह पर लैंड हुआ। अगर बंदा यहाँ से साइड में कूदता नहीं, तो वो सीधा भाई वुल्फ इसके ऊपर ही कूद जाता फेंगयुआन के ऊपर, इसलिए। फेंगयुआन 1 सेकंड में थोड़ा-सा खड़ा हुआ, फिर वो बैलेंस लूज़ करके एकदम घूमते हुए साइड रोल करते हुए और साइड चला गया। फेंगयुआन खुद भी लगभग गिर ही गया था, और अगर वो गिर जाता तो वुल्फ तुरंत ही अपने मतलब उसकी तरफ ही बाउंस करके आ जाता। वो खड़े होने का टाइम तक नहीं दे रहा था फेंगयुआन को, और एकदम फेंगयुआन के ऊपर चांस मार मार रहे थे कि मार दे फेंगयुआन को, पकड़ लें, लेकिन फेंगयुआन भी जैसे-तैसे लौट-पौट करके इधर से उधर जा रहा था। क्रूशियल मोमेंट पर फेंगयुआन ने अपने दोनों हाथ से सैंड पर जोर लगाया और अपनी वीक बॉडी को फोर्सफुली पुश करा। बैलेंस समहाउ मेंटेन हुआ और फिर से वो भागने लगा। सिर्फ कुछ स्टेप ही हुए थे कि दूसरा डिजर्ट वुल्फ उसके बिल्कुल पीछे आ चुका था। फेंगयुआन जल्दी से सैंड पेड़ को एक्टिवेट करा। ये रैंक 1 गूस के ग्रीन कॉपर प्राइमल एसेंस का 5% कंज्यूम करता था, और एक इंस्टेंट पिट डिजर्ट के सरफेस पे क्रिएट हो गया, यानी एक पिट मीन्स ऐसा गड्ढा क्रिएट हो गया। दूसरा वुल्फ जो बिल्कुल फेंगयुआन के पीछे था, वो फेंगयुआन की बैक पर पाउंस करने के लिए एकदम लेग्स में फुल स्ट्रेंथ भर के कूदने वाला था, बट पिट अचानक से बन गया, तो जो लेग्स उसके थे, जहाँ से वो जोर लगा के कूदता, उसी जगह पे पिट बना, वो नीचे गिर गया।
और अटक गया। ज़्यादा स्ट्रेंथ लगा रहा था वुल्फ, लेकिन बैलेंस लूज़ की वज़ह से वो नीचे गिरता चला गया था ग्राउंड में। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा वुल्फ भी था, वो बहुत फ़ास्ट था। वो सीधा फेंगियोन के ऊपर रश कर रहा था और वो ऑलरेडी जंप मार के हवा में था। मार चुका था। वो एक्सट्रीमली बहुत चालाक था और इसके ऊपर से एक वाइल्ड गू भी उसके पास ऐसा लग रहा था कि कोई है, जिससे उसकी मूवमेंट इतनी फ़ास्ट हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था उसके पास कोई वाइल्ड गू है वुल्फ के पास। फेंगियोन के पास टाइम ही नहीं था कि पीछे मतलब लुक बैक करे। बस उसने डिज़र्ट के सरफेस पर शैडो देखा कि हाँ भाई, उसके ठीक ऊपर कुछ है, उसके सामने शैडो लग रहा था, दिख रहा था। यानी भाग रहे हैं ना, तो भागते हुए ज़मीन पे शैडो दिखता है कि अरे! मेरे नीचे शैडो आ रही है वुल्फ की, यानी वुल्फ मेरे ठीक ऊपर है, वैसे ही। अब देखिए जो तीसरा डेज़र्ट वुल्फ था, उसका शैडो सीधा उसके हेड के ऊपर एकदम आ गया। फेंगिमा ने अपने दाँतों को कस लिया। इस मोमेंट पर कोई गो एक्टिवेट करना एकदम यूज़लेस था। वो डॉज करने का टाइम भी एक तरीके से ज़ीरो ही बचा था। लेकिन उसके अल्ट्रा रिच बैटल एक्सपीरियंस ने इस एग्ज़ैक्ट टाइम पर, इसी एग्ज़ैक्ट सेकंड पर उसे सबसे सेंसिबल चॉइस करने में हेल्प करी। सबसे बुरे हिट को अवॉइड करना ही होगा, उसके मन में ख़्याल आता है। प्रॉपर्ली डॉज नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी उसे सबसे बुरे केस से तो बचना ही है। फेंगियो ने जानबूझकर अपना जो राइट शोल्डर है, वुल्फ की साइड पे थोड़ा-सा इंच कर दिया, तभी प्लफ आवाज़ आई। तीसरा डेज़र्ट वुल्फ सीधा फेंगियोन के ऊपर कूदा। उसके शार्प क्लॉज़ फेंगियोन के राइट शोल्डर को भाई छेद देते हैं और जो भी मतलब फ्लैश-व्लैश का टुकड़ा था, सब पीसेस में कट हो जाता है। बट फेंगियोन बिल्कुल नहीं रुकता, वो बस फुल स्पीड से क्रेज़ी एकदम रन करे जा रहा था। तब तक फर्स्ट और सेकंड डेज़र्ट वुल्फ भी अपना फुटिंग गेन कर चुके थे, वो भी स्पीड में आ रहे थे, दोबारा कैचअप कर लिया था। इस क्रिटिकल मोमेंट पर फेंगिवा ने सारा प्राइमल एसेंस का वो जो स्मोक वाला गू था उसके अंदर डाल दिया। ये गू वर्म नॉर्मली फूड को स्मोक करने में काम आता था, बट इस इमरजेंसी में फेंगिवान इसे यूज़ कर रहा था और इसका रिजल्ट लिटरली ब्रिलियंट निकला, एकदम बढ़िया वाला ब्रिलियंट निकला। डेंस स्मोक ने उन 3 डेज़र्ट वुल्फ की आइज़ और नोज़ को टोटली ब्लॉक कर दिया। फेंगिवान ने इस चांस का फुल यूज़ करा और वुल्फ से थोड़ा-सा और डिस्टेंस में आ गया। बट ये सिर्फ़ एक डाइंग स्ट्रगल ही था। ज़्यादा देर नहीं हुआ ये सब। तीनों डेज़र्ट वुल्फ ने अपना स्मोक, वो जो स्मोक वाला एरिया था, वहाँ से एकदम ब्रेक होके निकल गए, फिर फेंगिमान के बिल्कुल पीछे आ गए। फेंगिमान ने कहा, "क्या मैं फ़ेल होने वाला हूँ?" ये डिफ़िकल्टी टू मच हाई थी। फेंगिमान का ब्रेन ऑलरेडी लिमिट पर था, कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था। एग्ज़ैक्टली इसी टाइम पर एक इलेक्ट्रिक चेन फेंगिमान के मतलब फेंगिमान को ना खींच लेती है और लाइटली एकदम ब्रश करती हुई आई और सीधा तीनों डेज़र्ट वुल्फ को स्ट्राइक करते हुए फेंगिमान की तरफ आई और एकदम भाई जो उस वुल्फ वो जो वुल्फ थे ना, जो उससे टकराए थे, या जो भी मान लो चेन से वुल्फ टकराए या वुल्फ से चेन, एक ही बात थी और जल गए वो पूरे वुल्फ। फेंगिमान कहता है, "हैं? क्या? द क्लैंसमैन?" वो इंस्टेंटली जॉयफुल हो गया, उसे समझ आ गया कि कुछ लोग उसे बचाने आ गए हैं। बट वो यंग थिविंग हेवन का बॉडी ऑलरेडी एकदम लिमिट पर था, वो दोबारा एकदम फेंट हो गया। जो एक्सपेक्टेड डार्कनेस आनी चाहिए थी, वो नहीं आई। फेंगिमा ने शॉक में देखा, उसकी सोल हवा में फ्लोट कर रही थी, ड्रीम रेलम के बाहर। ज़्यादा एक्यूरेटली कहें तो थिविंग हेवन के ड्रीम रेलम का वो सीन जो उसकी सोल को एकदम मतलब खींच कर रखता था, वो पूरा गायब हो गया था। फेंगयुआ ने कहा, "सो ये बात है, मैं सक्सेसफुली ड्रीम रियलम का फर्स्ट स्टेज एक्सप्लोर कर चुका हूँ।" ये रियलाइज़ करते हुए 1 सेकंड के लिए थोड़ा-सा स्टन रह गया, फिर तुरंत ही उसका मन थोड़ा-सा क्लियर हुआ। फेंगयुआन कहता है, "अमेजिंग! मेरा थेफ्ट पार्ट अटेनमेंट सीधा ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुँच चुका है।" फेंगयुआन एक्साइटमेंट लिटरली एकदम ग्लो कर गया। हाँ, उसकी जो सोल फाउंडेशन थी काफ़ी रिड्यूस हो गई थी, बट उसका जो हार्वेस्ट या जो गेन मिला था वो बहुत ह्यूज था। सच में थिविंग हेवन का ड्रीम रियलम वर्दी है। सिर्फ़ फर्स्ट स्टेज पास करने पर ही मतलब सिर्फ़ फर्स्ट स्टेज निकाला और फेंगयुआन का जो थेफ्ट पार्ट था उसमें वो ग्रैंड मास्टर पे पहुँच चुका था। अगर वो आगे भी इसी तरीके से एक्सप्लोर करता रहा तो कितना टेरिफाइंग लेवल की स्पीड उसकी बढ़ेगी, क्या पता वो ग्रैंड मास्टर, क्या पता ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन जाए, या क्या पता जो सबसे लास्ट होता है सुप्रीम ग्रैंड मास्टर बन जाए। सुप्रीम मास्टर बन जाए, तो कुछ भी हो सकता है। अब सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, सीन दिखाया जाता है इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर फॉर्मेशन में। फेंगयुआन क्रॉस लेग बैठा हुआ था, आंखें बंद करके चुपचाप कल्टीवेट कर रहा था। हाई लेवल और बाकी सब और टांग फेंगमिंग फॉर्मेशन कंट्रोल कर रहे थे। फेंगयुआन अपना पूरा भाई हिसाब किताब कैलकुलेट कर रहा था। थिविंग हेवन का ड्रीम रेलम एक्सप्लोर करके उसको ह्यूज गेन मिला था। थेफ्ट पार्ट उसका ग्रैंड मास्टर लेवल तक जंप कर गया था। हेवेंसफील्ड डिसेप्शन टेस्ट भी परफेक्ट हुआ था, बट जो प्राइस था बहुत हैवी था। सोल जो उसने 10 मिलियन मैन सोल बनाई थी, अब सिर्फ 1 मिलियन मैन सोल बची थी। फेंगयुआन कहता है, अनरेवल ड्रीम से कुछ खास हेल्प नहीं मिली। एसेंस कम खर्चा हुआ, बट गट्स गू तो क्रेजी स्पीड में खत्म हो गए। ये सोचकर उसकी आंखें खुली और वो गट्स गू का यूज करना स्टार्ट कर दिया। टांग फेंगमिंग की आइस लिटरली शॉक में वाइड हो गई। टांग फेंगमिंग दिल में कहता है, इतने सारे गट्स गू मैं तो मुश्किल से ही थोड़े खरीद पाता हूँ। ये बंदा
तो कैंडी की तरह यूज़ करे जा रहा है, वैसे सेलर भी तो शायद यही है ना इसलिए। उसकी नज़र साइड में थिविंग हेवन के ड्रीम रेलम पर आ गई। पूरा माउंटेन साइज़ का जो स्ट्रक्चर था, एरी ब्लू ग्लो में चमक रहा था, बट बेस का एक बड़ा हिस्सा थोड़ा मिसिंग हो गया था। ये सब फेंगयुआन का फर्स्ट स्टेज क्लियर करने की वज़ह से हुआ था। यानी फर्स्ट स्टेज क्लियर करा तो जो एक बड़ा गोला है तो उसका आधा हिस्सा गायब हो गया, जिसकी वज़ह से ऐसा लग रहा है कि थोड़ा हिस्सा खत्म हुआ है और वो खत्म होने की वज़ह फेंगयुआन है, क्योंकि फेंगयुआन ने उस हिस्से को पार कर लिया था। तांग फेंगमिंग ने एकदम हेवीली ब्रीथ करा। उसने हंड्रेड्स या शायद थाउज़ेंड्स अटेम्प्ट किए थे, बट फेंगयुआन का 1% भी प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। रिसर्च, इन्वेंशन, मॉर्टल ड्रीम रेलम को सब ज़ीरो लगने लगे और उसका उसके सामने, यानी जितना भी उसने मेहनत करी सब ज़ीरो लगने लगा था। शेम भी थी उसके अंदर, लेकिन एडमायर भी बहुत ज़्यादा कर रहा था फेंगयुआन को। इसी साइलेंस में फेंगयुआन ने अचानक आँखें खोली। एक शार्प लाइट से एकदम चमकने लगी, एकदम फ्लैश हुई सामने। और एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, पहले मैंने बोल दिया था ना कि इमॉर्टल प्राइमेसी के अंदर, असल में ना इमॉर्टल प्राइमेसी का गेट ओपन है, लेकिन फेंगयुआन उसके अंदर नहीं है। वो बंदा फॉर्मेशन के अंदर था, जो कि ये लोग भी कंट्रोल कर रहे हैं, शैडो सेट के मेंबर भी कंट्रोल कर रहे हैं आधी, और आधी कंट्रोल कर रहा है वो जो तांग तांग नाम का जो बंदा है वो। अब आगे देखते हैं। गट्स गू स्पैम करके उसने अपना सोल फिर से 10 मिलियन मैन तक पुश कर लिया, और क्वालिटी भी थोड़ी-सी कंडेंस फील हो रही थी। फेंगयुआन कहता है ड्रीम रेलम सोल करेक्शन में थोड़ा-सा बेनिफिट है, बट लुओपो वैली जैसा नहीं है। यानी ये कहना चाह रहा है कि देखो, इसकी जो सोल खत्म हो रही है, सोल एकदम मतलब पहले 10 मिलियन मैन थी, फिर उसके बाद 5 मिलियन बची, फिर अब 1 मिलियन मैन सोल बची है। तो ये कह रहा है कि ना, जैसे लुओपो वैली के अंदर भी जो सोल होती है एकदम हथौड़े की तरह, मतलब उसको तोड़ा जाता है, इतना मतलब दर्द दिया जाता है जिससे और ज़्यादा कंडेंस होके और बढ़िया बने। तो सेम यहाँ पे भी हो रहा है, ड्रीम रेलम के अंदर मेरी सोल को तोड़ा जा रहा है। लेकिन वो इतनी बढ़िया तरीके से तोड़ के एकदम वो नहीं कर रहा, कि इतना बढ़िया कंडेंस नहीं कर रहा कि वो एज़ अ लुओपो वैली से टक्कर ले सके। लुओपो वैली सबसे बेस्ट है। डांगहुन माउंटेन और लुओपो वैली दोनों सोल कल्टीवेशन के टॉप सेक्रेड प्लेसेस थे। रिप्लेस करना पॉसिबल ही नहीं, बट फेंगयुआन तो पूरा प्रिपेयर्ड था। लुओपो वैली साथ लेकर ही आया था वेस्टर्न डिजर्ट के अंदर। फेंगयुआन ने कहा डांगहुन माउंटेन तो येलो हेवन से गट्स को भेजने का काम आ जाता है। ले, और वो कहता है कि ले आता हूँ, पर जो होगा देखा जाएगा। भाई बस ये कहना चाह रहा है ना कि वो जो गट्स गो है वो ना येलो हेवन या ट्रेजर येलो हेवन या कहीं से भी ला सकता है, खरीद सकता है, अपने आप को ही दे सकता है, ये सब चीज़ें कर सकता है। लेकिन ना, वो डांगहुन माउंटेन को भी साथ लाना चाहता था, बट वो सिर्फ लुओपो वैली को ले पाया ना साथ में, इसलिए उसको थोड़ा-सा लग रहा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसे हेवन एंड अर्थ क्यूआई का इंसेन डिमांड था। मतलब बहुत ही ज़्यादा हेवन एंड अर्थ क्यूआई को खाता था, और पता है क्या होगा? अगर उसके पास देखो, पहले उसने रिवर्सलो रिवर को अपने उसमें रख रखा है, लुओपो वैली की भी अब लेके आ गया। अगर मान लो ये डांगहुन माउंटेन भी ले आता तो भाई कितना ज़्यादा खा लेते ये चीज़ें, इतना ज़्यादा खा लेते कि भाई मतलब कैसे फुलफ़िल कर पाता। और ये एक दिक्कत भी तो थी ना, रैंक 9 का जो इमॉर्टल फेटिश है, जो फेंगयुआन ने स्पेक्ट्रल सोल से चुरा लिया था, असल में इसकी यही तो दिक्कत थी। बनाना तो वो रैंक 10 का चाहता था, जिसमें ये सब दिक्कतें ना होती कि जो मर्ज़ी रख लो, जितने मर्ज़ी शेड्यूल डोमेन रख लो, जितने मर्ज़ी ये रख लो, वो रख लो, डाउन माउंटेन, लुओपो वैली सब रख लो, कोई दिक्कत नहीं होती अगर रैंक 10 वाला गो रिफाइन हो जाता। लेकिन रैंक 9 में यही दिक्कत थी, इसलिए भाई को दिक्कत हो रही थी कि वो नहीं ला पाया डांगहुन माउंटेन को, सिर्फ लुओपो वैली को ला पाया था। उसके सेवेनियन वाटर प्राइमेसी में रिवर्स फ्लो रिवर, लुओपो वैली, सिटी वेल पहले ही लगे हुए थे। हर 3 दिन में बाहर से मैसिव क्यूआई पुल करना पड़ता था उनको भरने के लिए। ना किया तो इमॉर्टल प्राइमेसी वीक पड़ जाता, प्रोडक्शन गिर जाती, टाइम स्पेस एकदम डाउन हो जाता, और सबसे बुरे केस में पूरा प्राइमेसी एकदम टूट जाता। फेंगयुआन सोच में कहता है, थीविंग हेवन का ड्रीम रेलम फर्स्ट स्टेज ही इतना डिफिकल्ट था, और सेकंड तो और ज़्यादा डेंजरस होने वाला है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि पहले सोल फाउंडेशन एक और लेवल तक पुश करेगा, फिर सेकंड स्टेज पर ट्राई करेगा। अगले कुछ टाइम तक ना फेंगयुआन ने बिल्कुल चुपचाप सोल्व पाथ में कल्टीवेट करा। गट्स गु जितने भी नॉन-स्टॉप ना यूज़ करता रहा, एकदम उसके पास सप्लाई तो अच्छी खासी थी, तो फुल स्पीड में यूज़ कर रहा था। सीन यहाँ पे स्विच होता है, ईस्टर्न सी में देखते हैं। यही टाइम पर ईस्टर्न सी में क्वीन यूज़ी चैंग अपने क्लैन के फर्स्ट सुप्रीम एल्डर से मिल रहा था हेल्प माँगने के लिए। ये वही बंदा था, अगर तुम इसको भूल गए हो, जो कि यू चान अपनी बाही को ढूँढने के लिए आया था कि अरे वो कहाँ गई मेरी बाबू? हालाँकि वो दोनों जो लेस्बियन इमॉर्टल्स थी, मतलब एक ही थी लेस्बियन, या हम लेस्बियन ही कह दें। जो भी थी, इनको तो मार दिया फेंगयुआन ने, अब इनके चक्कर में बंदा पड़ा हुआ है, देखते हैं इसका क्या होगा। इसको तो पहले कोई क्लू मिला नहीं ना, इसलिए। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर कहता है, ज़ीचेंग, लग रहा है तुम सच में क्वीन बाई ही के लिए रिस्क लेने को तैयार हो। ज़ीचेंग कहता है, जी मैंने डिसाइड कर लिया है, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए बस। बट ओल्ड एल्डर ने धीरे से हेड शेक करा, और अपना जो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर था वो कहता है, अभी मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, सच सामने आया ही नहीं, मैं आकर भी ज़्यादा हेल्प नहीं दे पाऊंगा। ज़ीचेंग कंफ्यूज था, रैंक हिट एक्सपर्ट से हेल्प नहीं, मतलब एक तरीके से जो रैंक हिट एक्सपर्ट इसके सामने फर्स्ट सुप्रीम एल्डर है वो भी हेल्प नहीं कर सकता।
फिर एल्डर ने जो बताया उसे समझ आ गया। जी चेंग कहता है, सीनियर का गाइडेंस के लिए शुक्रिया, मैं तुरंत ही निकलता हूँ। एल्डर जो था वो कहता है, हाँ, हाँ, जाओ निकल जाओ। ज़ी चेंग सीधा क्लैन हेडक्वार्टर से निकलकर नांगगोंग क्लैन की डायरेक्शन में फ्लाई कर गया। अब हमें ये तो नहीं बताया गया कि एल्डर ने उससे क्या बात बोली, जो ये बंदा समझ गया। पहले समझ नहीं रहा था, उसे लग रहा था कि रैंक हिट एक्सपर्ट है, फिर भी हेल्प नहीं कर रहा, ऐसी क्या दिक्कत है? लेकिन बाद में एल्डर ने कुछ ऐसा बताया जो हमें तो पता नहीं, बताया नहीं गया और वो सुन के ये बंदा निकल चुका है। एल्डर ने उसे क्लियरली बताया था, अब पता चलता है। अभी तक कन्फर्म नहीं है कि क्वीन बाई ही और यू चान ज़िंदा भी हैं कि नहीं। उनके साथ क्या हुआ, कुछ क्लियर नहीं। इसलिए सबसे पहला स्टेप ये है कि विज़डम पाथ एक्सपर्ट ढूँढना। ट्रुथ पता चलेगा तभी रिवेंज पॉसिबल होगा और इस काम के लिए परफेक्ट बंदा था हुआन, जो नांगगोंग में छुपा हुआ विज़डम पाथ इमॉर्टल था और यू चान से क्लोज रिलेशन भी रखता था। ये बंदा जो हुआन था ना, पहले भी फेंगयुन को डिड्यूस कर चुका है, लेकिन कर नहीं पाया था, कुछ पता नहीं चला था इसको फेंगयुन के बारे में। ज़ी चेंग को एल्डर का एनालिसिस परफेक्ट लगा, तो बिना टाइम वेस्ट करे वो सीधा हुआन से मिलने के लिए निकल पड़ा और आधे रास्ते में एक रैंक 6 नांगगोंग इमॉर्टल मिला था। उसने मैसेज दिया। नांगगोंग इमॉर्टल कहता है, यंग मास्टर ज़ी चेंग, लॉर्ड हुआन ने पहले ही डिड्यूस कर लिया था कि आप उन्हें ढूंढेंगे, तो वो आपका ही वेट कर रहे हैं। ज़ी चेंग एकदम से इम्प्रेस्ड हुआ, फिर रिलीफ की सांस भी ली कि चलो कुछ होगा, कुछ शायद मिल जाए मेरे को। थोड़ी देर बाद दोनों फाइनली मिल गए। हुआन कहता, सीधी बात करूं, यू चान कुछ टाइम पहले मेरे पास हेल्प मांगने आई थी, पर मैं कुछ कर ही नहीं पाया। दोनों इमॉर्टल ने इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया। नेचुरली उसका फर्स्ट सस्पेक्ट फेंग युआन ही बना था, क्योंकि यू चान की डेथ सबसे पहले जो भी बेनिफिट देगा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट जिसको होगा, वो ड्रैगन फिश बिज़नेस को हैंडल करने वाला फेंग युआन था, तो उसको ही होता। तो अगर यू चान मरी है तो फेंग युआन ही उसके पीछे होगा। बट एक प्रॉब्लम थी, हेवनली कोर्ट का गाइडेंस उनके पास नहीं था। उनको सिर्फ़ इतना पता था कि ट्रेज़र इन हेवन में जो मिस्टीरियस इमॉर्टल ड्रैगनफिश बेच रहा था, मतलब जो भी मिस्टीरियस बंदा था, वो सबसे सस्पिशियस है। इनको ये नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि हेवनली कोर्ट ने भले फेंग युआन की जो आइडेंटिटी है, वो इन दोनों यू चान और bai ही को बता दी थी, जो कि मर चुके हैं। उनको ही बताई थी, इनको नहीं पता चली। इनको नहीं पता कि फेंग युआन ने उन्हें मारा है या वो कौन बंदा था जो हेवनली कोर्ट, मतलब हेवनली कोर्ट ने ये तो बोल दिया था ना कि सामने वाला तुम्हारा वो बंदा है, ड्रैगन फिश का जो सेलर है वो फेंग युआन है। उनको पता चल गया दोनों को, वो दोनों मर गई। इनको किसी ने थोड़ी ना बताया कि इनको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला बंदा फेंग युआन है। इनको तो ऐसा ही लगेगा ना कि कोई अननोन बंदा है ट्रेज़र इन हेवन के अंदर, और ये नहीं पता वो एक्चुअली बंदा फेंग युआन है। ये तो अभी अननोन एकदम वही थे, अंधेरे में थे ये बिल्कुल। हुआन का जो चेहरा था थोड़ा-सा हेवी हो गया। हुआन कहता है, मैं पिछले कुछ दिनों से नॉन-स्टॉप डिड्यूसिंग कर रहा हूँ। लगता है यू चान और बाई ही की सिचुएशन अच्छी नहीं है। अब मैं बाकी 2 विज़डम पाथ एक्सपर्ट को भी बुलाने जा रहा हूँ। तीनों मिलकर कल्प्रिट डिड्यूस करेंगे। अब ये जो 2 बोले हैं ना इसने, 2 और किसी को लेके आएगा, जब ये तीनों हो जाएँगे, तो जब तीनों होंगे तब जाके कुछ पता कर पाएँगे। और ये जो 3 लोग आने वाले हैं, ये तीनों मिलने वाले हैं, तो ये तीनों ईस्टर्न सी के बहुत बेहतरीन विज़डम पाथ के एक्सपर्ट हैं। बट क्वीन यू ज़ी चेंग ने तुरंत ही हेड शेक करा। ये जो ज़ी चेंग था, अपना बंदा कहता है, नहीं यार, मुझे यकीन नहीं है दोनों फेरीज़ ज़िंदा हैं, वो रैंक 7 हैं। उनको कोई ऐसे कैसे मार सकता है? मुझे यकीन है यार, थोड़ा बहुत ज़िंदा तो हो सकती है, ऐसा तो नहीं है कि मर गई होंगी। हुआन ने उसकी इमोशनल स्टेट समझकर थोड़ा-सा कहा कि कहता है अपना बंदा, हाँ, हाँ यार, तुम्हारी बात में लॉजिक है, मैं मानता हूँ दोनों रैंक 7 थी। फिर उसने इस टॉपिक को जो ना थोड़ा-सा शिफ्ट कर दिया, एकदम दूसरी जगह पे लाया। कहता है कि एक प्लान है, हम खुद ही उनकी डेथ का न्यूज़ फैला देते हैं। अगर वो ज़िंदा है तो डेफ़िनिटली समझ जाएँगे कि हम उनको ढूँढ रहे हैं, और अगर कल्प्रिट उनका पीछा कर रहा है तो रूमर से वो कन्फ्यूज़ होगा और टेंशन हम पर शिफ्ट करेगा। ज़ी चेंग कहता है, ग्रेट प्लान है, बहुत बढ़िया, यही करते हैं। वो एप्रिशिएट भी करता है। अब आधे महीने बाद फेंगयुआन की साइट देखते हैं। पूरा 15 दिन बीत गए थे। फेंगयुआन की सोल फाउंडेशन अब 90 मिलियन मैन सोल तक ऊपर चली गई थी। बस थोड़ा-सा और गैप बचा था, वरना 100 मिलियन मैन सोल हो जाती। इस ड्यूरेशन में उसने कोई इमॉर्टल किलर मूव प्रैक्टिस नहीं करा था। पूरा फोकस उसका सिर्फ सोल पाथ कल्टीवेट करने में था, सोल फाउंडेशन बढ़ाने में था। इस वजह से ग्रोथ स्मूथ और फास्ट रही थी। गट्स गो का मैसिव, मतलब बहुत बड़ा स्टॉक ना यूज़ हो गया था। पर प्रॉफ़िट घटा ज ग जो प्रॉफ़िट गट्स से कमाता था ना, वो भी थोड़ा बहुत घट गया था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसने खुद ही यूज़ कर ली थी। लेकिन आयरनी ये थी ना कि उसकी वेल्थ अभी भी ऊपर जा रही थी। गट्स का बिज़नेस डाउन हो गया, लेकिन उसकी वेल्थ अभी भी ऊपर जा रही थी। क्यों जा रही थी? क्योंकि उसके पास बाकी बिज़नेस भी थे। जैसे रीज़न सिंपल है, ड्रैगन फिश का बिज़नेस पीक पर था। यू चान, क्वीन बाई ही को एलिमिनेट करने के बाद हेवेली कोर्ट भी कुछ भी मतलब नहीं करा था। उसने कुछ नहीं कर सकता था हेवेली कोर्ट ने। तो भाई फेंगयुआन का सब सी चीज़ें ना एकदम सही चल रही थी। ट्रेज़र इन हेवन में ड्रैगनफिश मार्केट का सिंगल किल से अब फेंगयुआन बचा था। प्राइस क्रेज़ी स्पीड से बढ़ रही थी। स्पेशली सिल्वर ड्रैगनफिश को तो लिटरली एकदम मैडनेस में एकदम
खरीदे जा रहे थे लोग। फेंगयुआन ने एक चीज़ नोटिस करी थी। फेंगयुआन सोच में कहता है, यू चान और क्वीन बाई हे की डेथ का र्यूमर ईस्टर्न सी में फैल चुका है। कोई तो बैक स्टेज में गेम खेल रहा है, यानी कोई तो आया है। बट उसने तुरंत ही डिसाइड करा, कहा कि छोड़ो, अब मैं सिर्फ थीविंग हेवन का ड्रीम एलियन पर फोकस करूंगा। 90 मिलियन मैन सोल की सॉलिड फाउंडेशन के साथ, यानी इतनी सॉलिड फाउंडेशन हो गई है, तो फेंगयुआन का कॉन्फिडेंस तो एकदम स्काई हाई हो गया था। एक दिन आराम करने के बाद फिर से वो ड्रीम रेलम में एंटर हो गया, सेकंड स्टेज एक्सप्लोर करने के लिए। ड्रीम रेलम का सीन अभी यहाँ पे स्टार्ट होता है। सीन दिखाया जाता है ड्रीम रेलम के अंदर डिजर्ट मार्केट। पूल के आसपास एक छोटा सा मार्केट चल रहा था। लोग बार्गेनिंग कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और यहाँ पे चीज़ें खरीदने बेचने के लिए आए हुए थे और चिल्ला रहे थे। वेस्टर्न डिजर्ट रिसोर्स से भरा होता है। बीस्ट गू इमोटल्स, मतलब गू इमोटल कह रहा हूँ, सॉरी, गू मटेरियल और वाइल्ड गू सब मिलते थे यहाँ पे। बस प्लांट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए मार्केट में ना ज़्यादातर फूड आइटम जैसे मिल्क एंड वाइन और बीस्ट मटेरियल बिक रहे थे। सिर्फ से 3 स्टॉल्स के गू वॉर्म यहाँ पे थे, यानी जो 3 स्टॉल थे जहाँ पे गू वॉर्म बिक रहे हैं, बाकी सब जगह तो ये नॉर्मल चीज़ें बिक रही थी। यंग थिविंग हेवन भीड़ में घूम रहा था, ट्रांजेक्शन को ऑब्जर्व करता हुआ धीरे धीरे सेंटर वाले पूल की तरफ वो बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वो पास आया, एक गार्ड वहाँ पे कहता, रुक, रुक जरा, यहाँ पे अनऑथोराइज्ड एंट्री अलाउड नहीं है, यानी बिना मतलब ऐसे ही कोई अंदर नहीं घुस सकता। दूसरा गार्ड कहता, बच्चे साइड हो जा तू। यंग थिविंग हेवन को शॉक एक्ट करना पड़ा, वापस मुड़ना पड़ा, ऐसे दिखाना पड़ा कि वो यहाँ पे बस ऐसे ही आ रहा था गलती से। थिविंग हेवन अंदर ही अंदर सोचता है, ये पूल ही ओएसिस का एक लौता वाटर सोर्स है, इसलिए इतना स्ट्रिक्ट गार्ड है। मार्केट ओपन किया है पर सिक्योरिटी फुल टाइट है, मैं यहाँ घुस ही नहीं सकता। उसी वक्त शा शाओ की क्रीपी वॉइस उसके माइंड में गुनगुनाई। शा शाओ कहता है, हाँ, जो करना पड़े करो, सिर्फ 1 महीना बचा है, अगर प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो समझ जा, तेरी डेथ फिक्स है। यंग थिविंग हेवन की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। यंग थिविंग हेवन कहता है, इतना मतलब तू इतना पावरफुल है ना, तो खुद क्यों नहीं घुस जाता? मुझे इतना मतलब क्यों काम करवा रहा है? तू ही घुस जा जब तुझे पता ही है। तो शाओ कहता है, अरे, मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है क्या? मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ और तुम कुछ समझते भी नहीं। बस काम करो जो बोल रहा हूँ और चुप रहो, तभी थोड़ी ज़िंदगी मिल सकती है तुम्हें ग्रैंडसन। यंग थिविंग हेवन के पास चॉइस ही नहीं थी। एनिमी स्ट्रांग था, वो वीक था। सो वही करना पड़ेगा, जो उसके कंट्रोल में वो रहेगा तो वही करेगा। पर उसकी आँखों में एक शार्प सी एक लाइटनिंग टाइप की चमक थी। वो कुछ डिटर्मिनेशन में एकदम छुपा रहा था कुछ। अपने अंदर उसने कुछ मतलब रख रखा था। वेल, जब से उसने मतलब शाओ की बात मानी थी, सिर्फ़ सर्वाइवल के लिए नहीं, दिल से एक्सेप्ट नहीं करा था उसको। यानी बस ऐसा है ना कि सिर्फ़ सर्वाइवल के लिए ही नहीं उसकी बात मान रहा, ऊपर से ना दिल से भी उसने एक्सेप्ट नहीं कर रखा इस मतलब जो भी ग्रैंड पादशाह जो भी है, इनको एक्सेप्ट नहीं कर रखा। सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से दिखाता है, एकदम साँप की तरह भाई हो चुका है कि जब मर्ज़ी अगर मौका मिल जाए तो उसी को डस ले। यंग थिविंग हेवन अंदर से कहता है, मैं जब झुकना है ना, तो वो जानता हूँ कि कब झुका हूँ मैं, और एक दिन मौका मुझे भी मिलेगा और शाओ से छुटकारा भी पाऊँगा, और जितना दर्द दिया है ना सब लौटा कर दूँगा इसको। अभी बस पेशेंस से वेट करना पड़ेगा, ऐसे एक्ट करना पड़ेगा जैसे मैं उसके ही कंट्रोल में हूँ। कुछ दिन बाद यंग थिविंग हेवन ने हर तरह के ट्रिक ट्राई करे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी, पूल के पास पहुंचने जो गार्ड है उनको बाईपास करने का सब कुछ ट्राई करा, लेकिन सब फेल। क्लैन के लिए पूल सबसे क्रिटिकल जगह थी। गार्ड लेवल जो इंसेन था एकदम टाइट था, और थिविंग हेवन अभी भी रैंक 1 में ही नया नया आया था। मेन सिंपली एकदम लैकिंग था। तभी उसके मतलब जो पास ना एक फास्ट मतलब कुछ ना खबर मिलती है, एकदम जो खबर फैली थी बहुत फास्ट स्प्रेड होती है। तो यहाँ पे जो खबर थी कैसे उसने सुनी थी, किड्स के द्वारा। किड्स यहाँ पे गॉसिप कर रहे थे, कहते हैं, अरे सुना है, हाफ मंथ बाद छोटा सा कंपटीशन होगा, विनर को पूल्स में से एक गोवम चूज करने का रिवॉर्ड मिलेगा। ये सुन के भाई यंग थिविंग हेवन के दिमाग में सीधा लाइट आ गई, एकदम भाई सोचने लगे, आइडिया मिल गया। थिविंग हेवन कहता, बस बस यही मेरा चांस है, शाओ का टास्क कंप्लीट करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। थिविंग हेवन अपने माइंड में शाओ को कहता है, मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा और जीतूंगा भी। शाओ ने एकदम हंसी मारी। शाओ कहता, बच्चे, मुझे भी पता था तुम क्या प्लान कर रहे हो, ये सब जीत का, फ्रीडम पाने का चांस ढूंढ रहे हो, हैं, सब पता है मुझे, राइट, यही तो सोच रहे हो। यंग थिविंग हेवन ने सीधा एडमिट करा। थिविंग हेवन कहता है, हाँ, फ्रीडम कौन नहीं चाहता, मैं भी वही चाहता हूँ, मैं तेरा टास्क कंप्लीट करूंगा, मुझे फ्रीडम मिल जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। शाओ कहता है, गुड, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अगर मुझे ग्रैंडपा बुलाओगे तो मैं तुम्हें जीतने में भी हेल्प कर दूंगा। ये सुन के यंग थिविंग हेवन की बॉडी थोड़ी सी स्टिफ हो गई, आंखों में थोड़ा क्लियर एंगर भी था। तभी शाओ ने यहाँ पे ना एक आवाज़ निकाली और कहा। शाओ कहता, क्या हुआ, बोलना नहीं चाहते? सोच के देखो, मेरी हेल्प के बिना तुम्हारी रैंक, तुम्हारा एप्टीट्यूड इस कंपटीशन में जितना इम्पॉसिबल है। यंग थिविंग हेवन का चेहरा थोड़ा सा डार्क हो गया। थिविंग हेवन अपने अंदर ही अंदर सोचते हुए कहता है, मैं नोबल घर में पैदा हुआ, जिंदगी रिस्पेक्ट और ग्लोरी से गुजरी, और
आज मैं झुककर मर्सी माँगनी पड़ रही है मुझे। ये तो मेरे एंसेस्टर्स के नाम पर कलंक चीज़ हो गई, पर इसके बिना मेरे पास कोई होप नहीं है। इस बंदे की मुझे बात माननी पड़ेगी। मैं बहुत वीक हूँ, अगर वापस घर जाना भी एक तरीके से अनसर्टेन है, अभी कुछ पता नहीं है उस चीज़ का। अगर मैं यहाँ ही फ़ेल हो गया, इसी जगह पे फ़ेल हो गया, तो फ्यूचर में क्या ही चांस मेरे को मिलेगा? फ्यूचर मेरा बचेगा ही कहाँ, डैम इट! उसने फ़िस्ट को एकदम टाइट-टाइट कर लिया। दिल में इंटेंस स्ट्रगल था। पहले वाली चीज़ों में जो उसे ये जो ग्रैंडपा मिले थे उसी कुएँ में, वेल में मिले थे, लाइफ़ इन दिस सिचुएशन में थे, तो वहाँ पे चीज़ों को ऐसा देखना पड़ गया था, करना पड़ गया था, जो डिसीज़न था उस पे अब चलना पड़ गया था। और बड़ी देर तक फाइट के बाद थिविंग हेवन कहता है ग्रैंडपा, और एकदम खराब से दाँतों और मुँह बनाकर कह रहा था ग्रैंडपा, क्योंकि ये नहीं कहना चाहता लेकिन फिर भी कह रहा था। शा शाओ की क्रेज़ी हँसी तुरंत ही उसके दिमाग में गूँज उठी। शा शाओ कहता, "हा, हा, हा! गुड ग्रैंडसन। अब जब तुमने ग्रैंडपा बोला है, ग्रैंडपा तुम्हें फ़ेल नहीं होने देगा। ये लो ग्रैंडपा का स्पेशल मेथड यूज़ करो और कंपटीशन तुम्हारे हाथ में होगा।" और तुरंत ही एक भाई सुनामी जैसा डेटा उसके ब्रेन के अंदर घुस गया। यंग थिविंग हेवन सीधा झटका खा गया, हेड पकड़ के बैठ गया। पेन इतना शार्प था जैसे भाई अभी ब्रेन फट जाएगा। सिर्फ़ 9 साँसों के अंदर ना उसको ऐसा लगा कि भाई पूरा 1 साल बीत गया हो, और पसीने से भीगा हुआ फेस एकदम व्हाइट पड़ गया, बॉडी एकदम काँप रही थी और मिज़रेबल एकदम स्टेट में आ गया था। शाओ का मेथड वायलेंट था पर इन्फॉर्मेशन एकदम प्राइसलेस थी। इसमें उसे क्या मिला था? हाई लेवल फाइटिंग टेक्निक्स बिल्कुल रिफाइंड थी वो मिली थी। कुछ गू रेसिपी मिली थी, कुछ गू यूसेस के मेथड मिले थे और एक इमॉर्टल कह रहा हूँ सॉरी, मॉर्टल किलर मूव मिला था। किलर मूव का नाम था ब्लड ग्रे आइज़। ये मूव सैंडपेट गो और स्मोक गो और क्लियर वाटर से बनता था। 8 स्टेप में एक्टिवेट होता है और फिर व्हाइट स्मोक छोड़ेगा। स्मोक किसी की आइज़ में पड़े तो उसकी आँखों पर व्हाइट एशेज़ चिपक जाएगा और उसकी आई साइट ना थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगी। और सबसे खतरनाक बात, अगर विक्टिम ने पानी से आइस को वॉश करा तो ये जो चीज़ है ना और ज़्यादा हीट जनरेट करेगी और आइस फिर बर्न होने लग जाएँगी और फिर हो सकता है कि बंदा परमानेंट ब्लाइंडनेस में भी आ जाए, यानी अंधा ही हो जाए परमानेंट। यंग थिविंग हेवन का एकदम दिल हिल गया। यंग थिविंग हेवन एकदम अंदर से कहता है, "ये मूव तो बहुत ही घटिया है और डर्टी टैक्टिक्स वाला है। ये मेरा स्टाइल कभी नहीं हो सकता।" वो एक नोबल अपब्रिंगिंग वाला बंदा था, एजुकेशन, प्रिंसिपल और अपराइट एप्टीट्यूड रखता था और सब स्ट्रॉन्ग चीज़ें रखता था। इवन ट्रांसमाइग्रेशन के बाद भी, ऑर्फन बनने पर भी उसने कभी ये जो खराब सी डर्टी ट्रिक्स नहीं खेली। ये वही ट्रिक हो गई कि किसी की आँखों में धूल झोंक के तुम पीछे से अटैक कर दो, ऐसे टाइप की, क्योंकि स्मोक बनाना, पीछे से अटैक करना, यही सब चीज़ें तो हैं ये। इसलिए उसे ये मूव बिल्कुल पसंद नहीं आया था। थिविंग हेवन कहता है, "ब्लड ग्रे आइस के लिए 3 गो चाहिए और कोइंसिडेंस देखो ये तीनों मेरे पास ही हैं। लगता है शाओ पहले से ही प्लान बनाकर बैठा है।" हाँ, उसने क्लियर मूव इग्नोर कर दिया, पूरा फ़ोकस फाइटिंग टेक्निक्स पर लगा दिया। पिछले जन्म का वॉरियर बैकग्राउंड होने की वजह से थिविंग हेवन को बेसिक क्लोज कॉम्बैट का काफ़ी बेस था, इसलिए शाओ के दिए हुए फाइटिंग मूव्स उसको जल्दी समझ आ गए। कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद उसको क्लियरली फील हुआ कि बैटल पावर काफ़ी बूस्ट हो चुकी है। ये वर्ल्ड के मूव सिंपल पंचेस किक्स नहीं थे, बल्कि गुवम के हिसाब से बनाए गए फुल कॉम्बो टेक्निक्स थे। अब तक इंस्ट्रक्ट करने वाला और कोई नहीं था, इसलिए वो वीक लगता था। अब स्किल मिल चुकी थी, प्रैक्टिस भी टाइट थी। 60% विन चांस उसके हिसाब से पक्का था। और ब्लड ग्रे आइस जैसे चीप मूव यूज़ करना तो पसंद ही नहीं था, बट फिर भी कॉन्फिडेंट था कि अगर नॉर्मल फाइट में काम चल जाए तो सही रहेगा। कंपटीशन का दिन आ गया, स्टेज पर आते ही लोग उसका मज़ाक उड़ा रहे थे। ओपोनेंट ने फिंगर उसके फेस के पास लाके बोला, कहा कि अरे! तू है? अपोनेंट ऐसे ही कहता है, "अरे तू है? ट्रेस? अभी सरेंडर कर दे वरना भाई तेरा जो पैर है उसे मैं तोड़ दूँगा।" ऑडियंस हँस रही थी। वो कहती है, "ऑडियंस ये तो मूव ही नहीं कर पा रहा है, इतना डर गया है क्या? हैं ये मूव ही नहीं कर पा रहा।" दूसरा कहता है, "कैसे एक्साइल टेस्ट पास करा होगा इसने हैं? ये तो जो प्रैक्टिकल टेस्ट था उसको कैसे पास करके यहाँ पे लड़ने आया है ये?" पास किसने करा इसको? थीमिंग हेवन कुछ सेकंड तक एकदम स्टिल खड़ा रहा है, लेकिन एक्चुअली फेंग युआन ने अभी-अभी कंट्रोल लिया था, इसलिए वो एकदम सीधा खड़ा था। अगले ही मोमेंट पूरा सीन पलट गया। फेंग युआन ने तुरंत ही अटैक करा, मॉर्टल किलर मूव, ब्लड ग्रे आइज़, वूश आवाज़ आई, व्हाइट एश सीधा अपोनेंट के फेस पर लगे। अपोनेंट कहता है, "कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा, ये क्या है, ये क्या है?" फेंग युआन ने 2 कदम में डिस्टेंस कवर कर लिया और एक सॉलिड किक उसके फेस पर मारी। अपोनेंट सीधा बैक स्टेज से बाहर फ्लाई करके गिरा और मैच का रिजल्ट आ गया। इंस्टेंट विक्ट्री मिल गई। अगर यहाँ पे थिविंग हेवन होता तो पक्का वो इस अटैक का यूज़ नहीं करता ब्लड ग्रे आइज़ का, क्योंकि उसके लिए चीप मूव था, लेकिन फेंग युआन ने तो आते ही यूज़ कर लिया क्योंकि उसको ये चीज़ें मैटर नहीं करती, उसको विक्ट्री मैटर करती है। तभी हम ऑडियंस का सीन देखते हैं। ऑडियंस जो थी वो ना एकदम आउटरीच करना स्टार्ट हो गई। वो कहते हैं ये क्या पॉसिबल है? उसने सिनिक अटैक करा। तीसरा कहता है थोड़ा वीक था लेकिन चीप ट्रिक यूज़ करके जीत गया है ये। अपोनेंट गुस्से में उड़कर कहता है, अपोनेंट कहता है, तुम सेमलेस हो, अगर हिम्मत है ना तो फिर से फाइट करो। पर उसकी आँखों में एकदम भाई ऐसा लग रहा था कि बहुत गुस्सा भरा हुआ है, एकदम ऐसा
ऐसा कि क्या बताएँ। और फेंगिवान जो था भाई, वो तो एकदम शेमलेस है ही, उसने तो कुछ करा ही नहीं, वो तो इग्नोर कर रहा था उस बंदे को, वो भौंके जा रहा है और फेंगिवान इग्नोर कर रहा था और उल्टी डायरेक्शन में ही देख रहा था, फिंगर पॉइंट करके देख रहा था। अब ये एकदम कॉमेडी जैसा सीन हो गया था। फेंगियन कोल्ड टोन में अब यहाँ पे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, विनर ही सब कुछ डिसाइड करता है, दोबारा क्यों लड़ूँ मैं तुझसे? उसके बाद ही कंट्रोल फिर से स्लिप हो जाता है और फिर वहाँ पे वो एक तरीके से ऑब्जर्वर बन जाता है और दोबारा से थिविंग हेवन दोबारा आ जाता है। यंग थिविंग हेवन एकदम कावर्ड को देखकर शॉक एकदम फ्रीज़ हो गया, बॉडी हिल रही थी। सफ़ेद एकदम चेहरा हो गया था। उसने धीरे से हाथ उठाया। यंग थिविंग हेवन सोच में कहता है, मैंने ब्लड ग्रे आइस यूज़ क्यों करा? फेयर फाइट एकदम भाई मैंने तो सोचा था ना करूँगा, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के बेस पे लड़ूँगा और स्नीक अटैक मैंने कैसे कर दिया? अपने आप पे ही एकदम कावर्ड मान रहा था अपने आप को यंग थिविंग हेवन। उसके अंदर का जो अपराइट नेचर था वो एकदम मूव होने लग गया। ऐसा लग रहा था कि मूव होने लग गया और बंदा अपने आप को ही पसंद नहीं कर रहा। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत घटिया इंसान हूँ। तब शाओ की क्रेज़ी आवाज़ ने एकदम गूंज उठी। शाओ कहता, "हा, हा, हा! परफेक्ट टाइमिंग। तूने प्रैक्टिस भी नहीं की और कितना स्मूथली मूव चला दिया। बिल्कुल मेरे जैसा। गुड, गुड। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया।" यंग थिविंग हेवन एकदम थक के रह गया। तो वो कहता है, "ये कैसे पॉसिबल है? मैंने तो सीखा भी नहीं था, फिर सडनली एकदम क्लैरिटी कैसे मिल गई?" यंग थिविंग हेवन कहता है, "नहीं, नहीं, नहीं, मैंने नहीं चलाया। पक्का ये तुम हो। तुमने चलाया है ये। तुमने मेरी बॉडी को कंट्रोल करा है।" शाओ कहता है, "हा, हा, हा! कर सकता हूँ, पर इस बार मैंने थोड़ी ना करा था। ये तुम्हारी असली फितरत है, ये तुमने खुद चलाया था।" थीविंग हेवन कहता है इम्पॉसिबल। शाओ कहता है बकवास बंद कर, तूने ही चलाया है ये। इन दोनों को ही नहीं पता कि वो फेंगिवा ने चलाया है। एकदम इतनी बहस चल रही थी कि क्या बताएं। स्टेज से बंदा उतर आया, बाहर से देखने वालों को ये एटीट्यूड लग रहा था जैसे वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा हो, इसलिए लोग उस पर और ज़्यादा गालियाँ देने लगे कि हमारी बात भी नहीं सुन रहा, अपने आप से ही बोलते हुए नीचे उतर आया स्टेज से। फेंगिवन बस ऑब्जर्वर की साइड पर खुद ही एकदम देखे जा रहा था। उसने फाइनली रियलाइज़ करा कि उसका एक्शन ड्रीम रेलम के फीचर इवेंट को चेंज कर रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ था। थीविंग हेवन का ड्रीम अलग था, जैसे असली लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहा हो, दोबारा से लिख रहा हो। यानी उसने ना एकदम असली ज़िंदगी जी रहा हो, वही ड्रीम रियलम नहीं है ये, असली ज़िंदगी चल रही हो ऐसा उसे लग रहा था। अगली फाइट का टाइम आया, एक हीरोइक लुकिंग लड़की सामने आई। लड़की कहती है, "तुम दिखने में तो अजीब हो, अच्छे नहीं दिखते, फिर भी पिछली फाइट में जो तुमने मेरे कज़िन को चीप मूव से हराया ना, उसका तो मैं देख लूँगी।" और यंग थिविंग हेवन भी इस लड़की को देख के थोड़ा-सा एकदम हिल गया कि अरे! ये कौन है? उसकी आईब्रोज़ भी थोड़ी-सी उठ गई उसकी तरफ देखते हुए। अब उसी की तरफ जो लौंडिया थी उसकी तरफ देखते हुए कहता है अपना, थिविंग हेवन बोलना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसने बोल दिया कि मिसअंडरस्टैंडिंग है। ऑडियंस एकदम से गरज उठी। कहने लगे, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल स्नीक अटैक था हमारे सामने। सबने देखा था फिर भी डिनाई कर रहा है अब तो ये। हीरोइक लड़की ने जो एकदम कोल्ड टोन में कहा। गर्ल कहती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, मुझे अपने कज़न का बदला लेना है। मैं सिर्फ हराऊँगी नहीं, तुझे सफ़र भी करवाऊँगी। आजा। वो सीधा चार्ज करने लग गई। यंग थीविंग हेवन कहता, वेट, एक बात कहनी है सुन लो, फिर जो करना है करो। गर्ल कहती है, बोलो, मैं तुझे प्रॉपर्ली डिफीट करूँगी। उसी सेकंड उसकी आइज़ में सिनिस्टर शाइन आई। इमॉर्टल किलर मूव, ब्लड ग्रे आइज़। और ये जो स्मोक टाइप की चीज़ थी ना, व्हाइट ऐश वो जो भी था, उसका जो लड़की का वो गार्ड टूट गया, उसकी आँखों में गिर गया जाके। क्राउड एकदम से चिल्लाया, क्या दोबारा से स्नीक अटैक अगेन? ये फिर से डर्टी मूव खेल रहा है, डिफेंड कर जल्दी लड़की डिफेंड कर। लेकिन वो कर ही नहीं पाई। एक्चुअली यहाँ पे सीन क्या था ना, थीविंग हेवन एक्चुअली में फेंगयुआन था और लाइटनिंग स्पीड से भाई पास आ गया था और किक मारी थी। लड़की एकदम ब्लाइंड थी पर एकदम ट्रेंड थी। वो हवा में डायरेक्शन में एकदम भाई अटैक करे जा रही थी। गर्ल सोच के कहती है, ज़्यादा टाइम गया तो भाई मैं डिसएडवांटेज में आऊँगी। उसने तुरंत ही क्विकली एक्ट करा था। वो पीछे नहीं हटी, सीधा हेवी पंच मारा और वाइंड प्रेशर से यंग थिविंग हेवन के जो बाल थे हिल गए। अटैक क्लियरली गू वॉर्म एकदम पावर्ड वाला था, यानी गू वॉर्म के थ्रू ही अटैक करा गया था। अगर वो सच में किक मार दे, मतलब एक तरीके से लग जाता, कुछ भी अटैक लग जाता, तो मोमेंटर के चक्कर में डबल पंचेस से खुद ही सीरियस हर्ट हो जाता। पर इस वक्त फेंगयुआन मतलब कंट्रोल में था, यानी फेंगयुआन का जो किक लगी थी, वो किक आ रही थी और उधर से घूंसा आ रहा था। तो फेंगयुआन पीछे थोड़ा-सा हटा और वो किक से भी बच गया और पंचेस को भी अपना मतलब रह लिया। वरना यहाँ पे ये होता है ना कि तुम अगर पंच मारोगे और सामने वाला किक मारेगा तो तुम्हारा पंच कैसे पहुँच पाएगा उस तक, क्योंकि किक तो लंबी होती है। लोकिज़्म में देखा होगा ना वैसा सीन। किक सिर्फ़ एक तरीके से एक इल्यूज़न टाइप अटैक था, यानी धोखा डालने के लिए। एक तरफ वो लड़की का सेंसिंग चेक कर रहा था कि ये लड़की ना कितना सेंस में रह रही है। दूसरी तरफ ना का जो क्राउड था वो तो एकदम चिल्ला रहा था, एकदम उसके ही खिलाफ था फेंगयुआन के कि क्यों ऐसे अटैक कर रहा है, स्नीक अटैक कर रहा है। ऑडियंस की वार्निंग नेचुरली लड़की को रॉन्ग डायरेक्शन में गाइड कर रही थी। वो ना बहुत बहुत अलग तरीके से समझ पा रही थी कि अरे कहाँ जाना है, किधर जाना है, क्योंकि ऑडियंस ना कहीं भी चिल्लाई जा रही है कि अरे तुम्हारे पीछे। पीछे वाली ऑडियंस बोल रही है कि आगे देखो और जो आगे वाली ऑडियंस है वो कह रही है पीछे देखो। गोले में एकदम हो रहा है ना, एकदम गोला बना है जैसे
कोलोसियम होता है, उसके बीच में फाइट हो रही थी वैसे टाइप का। वो कन्फ्यूज़ हो गई थी लौंडिया, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, मेंटालिटी में एकदम धोखा सा लग गया था, समझ ही नहीं पा रही थी। एग्ज़ैक्टली फेंग युआन के कैलकुलेशन के हिसाब से लड़की ऑफेंस पे चली गई थी। वो रैंडम डायरेक्शन में अटैक करने लग गई ताकि उसके ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। फेंग युआन ने कामलेस में अपना राइट लेग विथड्रॉ करा और पंच डॉज करा। उसका हाथ होल्ड करके साइड से पुल करा, मोमेंटम को पूरा काबू कर लिया अपने हाथ में। फिर उसने तुरंत ही नी से स्ट्राइक करा लड़की की लोअर एब्डोमेन पे, यानी पेट पे अपना जो वो होता है ना, वो अरे वो घुटना होता है, घुटना दे मारा, बैम आवाज़ आई। लड़की इंस्टेंटली भाई बहुत तेज़ लगा उसकी आँख एकदम पेन में एकदम फट सी गईं, आँखें लाल हो गईं, आँसू से निकल आए, वेन्स पूरी पॉप अप हो गई उसकी। उसको लिटरली फ़ील हुआ जैसे भाई उसके जो ऑर्गन्स हैं एकदम उलझ गए हों, साँस एकदम रुक गई हो। अब लड़की ने दोबारा से पेन को फ़ील कर दिया। फेंगयुआन ने उसकी नेक पर भी एक शार्प चॉप दिया था। 1 सेकंड में वो बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। फेंगयुआन जीत चुका था। कुछ ही पल की साइलेंस के बाद क्राउड जो था वो दोबारा से फट उठा। वो कहता है बिल्कुल, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है ये। दूसरा कहता है ये क्या तरीका है जीतने का? तीसरा कहता है लड़की स्ट्रॉन्गर थी फिर भी ट्रिक में फँस गई। कितना शेमलेस बंदा है ये। लोग यंग थिविंग हेवन को गाली देते रहे। लड़की तो भाई पिटी फ़ील हो रही थी, एकदम बहुत पिटी फ़ील कर रहे थे उसके लिए। यंग थिविंग हेवन शॉक में खड़ा रह गया। थिविंग हेवन कहता है मैं फिर से यही हूँ, मैंने फिर से वही काम कर दिया। शा शाओ एकदम फुल खुश होकर कहता है, "हा, हा, 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 हा! मेरा गुड ग्रैंडसन, सब तूने ही किया है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, कुछ कुछ भी छेड़छाड़ मैंने तेरे बीच नहीं करी। अब समझ आया ना, ये सब तू कर रहा है, ये सब तेरी चॉइसेस है।" यंग थिविंग हेवन कहता है, "नहीं, मैं इतना गंदा आदमी कैसे हो सकता हूँ?" शा शाओ एकदम ग्रैंडपा वाला बंदा हँसते हुए कहता है, "तू बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं जवानी में था। एकदम खतरनाक, एकदम चालाक है, क्लीन है, एफिशिएंट विक्ट्री एकदम रखता है। मुझे तू बहुत पसंद आया।" यंग थिविंग हेवन ना एकदम अंदर से कोलैप्स सा हो गया। वो कहता है, "बे, ये क्या हो रहा है? मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं तो ये कर नहीं रहा हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है?" शा शाओ ने काम टोन में बोला। कहता है अपना शा शाओ, "सुना है ना, कुछ लोगों में इन्नेट बैटल टैलेंट होता है। फाइट स्टेट में जाते ही इंस्टेंट उनको गाइड करता है। क्रिएटिव, रूथलेस, जो भी विन मतलब एक तरीके से जो तरीका उन्हें विन दिला दे बस उसी को चूज़ करते हैं। अपनी पूरी इंस्टेंट बेस पे फाइट करते हैं।" यंग थिविंग हेवन एकदम से स्पीचलेस था। ऐसे ही स्मॉल कंपटीशन चलता रहा और हर राउंड में फेंगयुआन कंट्रोल लेता और सब ओपोनेंट्स को इजीली रीड करके वाइप आउट कर देता और सारी फाइट जीत जाता और फाइट में वही रिजल्ट निकलता। पर यंग थीवी हेवन के लिए ये पूरा एक टूर्नामेंट एक बहुत खराब चीज़ था, एकदम टॉर्चर जैसा फील हो रहा था। यंग थीवी हेवन सोच में कहता है, क्या मेरे अंदर वाकई ये सब छुपा हुआ था? पिछली लाइफ में मैं एक तरीके से एक टाइप का मैचा कमांडर था, मैचा कंट्रोल करता था। मैचा उसे कहते हैं जो एक रोबोट होता है ना, रोबोट जो हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ रोबोट होता है। जो तुमने एक मूवी देखी है क्या? पैसिफिक रिम नाम है उसका। उस मूवी में जैसे रोबोट्स होते हैं ना, वैसे ही एक मैचा इसको कहते हैं। तो कहता है कि मैं पिछली लाइफ में ना मैचा से प्रोटेक्टेड रहता था, उसको कंट्रोल करता था, इसलिए कभी भी रियल बैटल का कोई मतलब शौक नहीं मिला और ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखी। अब यहाँ असली फाइट में मेरी असली नेचर उभर के एक तरीके से आ रही है। ये सब सच है क्या? मैंने अपनी क्लैन की इज़्ज़त गिरा दी, अपने टीचर्स और अपनी फैमिली का नेम शर्मिंदा कर दिया, इतना मतलब शेमलेस एक्ट करके। और ये फैमिली, ये शर्मिंदा वाली चीज़ पता है किसे कह रहा है? पुराने टाइप की, यानी जो पुराना इसकी जो लाइफ़ थी, पुरानी वाली लाइफ़ की बात कर रहा है। नई ज़िंदगी में जिस जगह पे ये आया है गो वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे इसको फैमिली मानता नहीं किसी को, अपना टीचर-वीचर भी नहीं मानता, फैमिली भी नहीं मानता।